बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 5 की खुसूसी ट्रांसमिशन। अगर बात की जाए कि अमन का सफ़ीर और अमन की जानिब जिस तरह से पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, और कहा जाए कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद की जानिब हैं। और इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले अमेरिकन वफ़द जिस तरह से पहुँचा, जिसको रिसीव किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार ने, और जो है चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने, और इससे पहले रात गए जो है पहुंचा ईरान का डेलीगेशन, वो भी उनको भी रिसीव किया गया। और अब जो मनाजिर हैं वो बड़े अहम हैं और तारीख रकम होने जा रही है, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को है कि ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ें और मुज़ाकरात कामयाब हों कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इस खित्ते में अमन आ सके, और ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग का ख़ात्मा हो। और जो कि कहा जा सकता है कि इस वक्त सबसे अवलिन मुतालबा जो है जो ईरान का, कि ये जंग ताहयात ख़त्म हो और वक्ती तौर पे ना हो, और ये श्योरिटी दी जाए, इंश्योर किया जाए कि ये जंग चंद माह के लिए नहीं, और इसके बाद फिर मुसलत नहीं की जाएगी ईरान के ऊपर जंग। तो ईरान की तरफ से ये मुतालबात बड़े अहम। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ईरान ने जिस तरह से मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, और ईरान ने कहा कि जी बात करने के लिए तैयार हैं, और अमेरिका ने भी। तो उसके बाद जो है इसराइल ने लबनान के ऊपर जिस तरह से हमलावर हुए, और कई 100 लोगों की जो है शहादत, अनगिनत शहादत कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई फिगर सामने नहीं आई, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है लबनान के अंदर जिस तरह से बमबारी की इसराइल ने। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इस वक्त शहादत जो हुई हैं, उससे लेकर जो है ईरान भी ये भी सोचने पे मजबूर है कि मुज़ाकरात में अव्वल तो बात यही होगी कि लबनान के ऊपर फ़ौरी तौर पर जो है ये मामलात जो जंग के हैं वहाँ पे भी ख़त्म होने चाहिए, और इस खित्ते में जो है पूरे के पूरे खित्ते में अमन होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है, तुर्की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के अंदर जंग बंद हो। इसी तरह जो है चाइना, जो कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो ताइवान से लेकर कहीं ना कहीं वो भी बात करने के लिए तैयार है और बैठ रहे हैं। तो कहा जाए कि दुनिया में जो इस वक्त बड़े जो है जंगें हैं, या जो है इस वक्त इख्तलाफात हैं, वो ख़त्म होने की जानिब बढ़ रहे हैं। और इसी तरह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर आलमी सतह पे जो है 1 लाख से ज़्यादा जो कश्मीरी शहीद हुए हैं, कश्मीर की आज़ादी की जो है इसी तरह लम्हात आएंगे ज़िंदगी में कि कश्मीर भी जो है अपनी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हुए, और पाकिस्तान के इस कश्मीर से मिलकर एक खुददार कश्मीर की रियासत जो कि पाकिस्तान के पास है उसका हिस्सा बनेगी, और कश्मीरी लोगों को भी अपनी शनाख्त जो है वो वापस मिलेगी। आमिर शेख साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हसन हबीब साहब हैं, साबिक एम्बेसडर हैं, और तवील एक तजुर्बा है आपका। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि इस्लामाबाद के मनाज़र जो कि इस वक्त यकीनी तौर पर बड़े अहम हैं, तारीख रकम होने जा रही है, जो कि पुरुमीद है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया। अल्लाह करे कि कहीं ना कहीं नताइज पर हम पहुँच सकें और कोई फ़ैसला हो सके। कैसे देख रहे हैं हसन हबीब साहब आप? पहले तो बहुत शुक्रिया। दूसरे, आप सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने एक बहुत तारीख साज रोल अडॉप्ट किया है, और हम पहली दफा दुनिया में रिकग्नाइज्ड हैं और एक्नॉलेज्ड हैं एज अ पीस मेकर। नहीं तो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा आपको हम डिस्कस करते रहते हैं कि जो इंडिया ने किया हुआ है, जिसमें हमें उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिव पिक्चर में किया था, तो इस उसमें सर्किल में हमने अपने आप स्टैब्लिश किया है एज अ पीस मेकर। भी हमें मान रहा है, हमने रहा है, हमने लीडरशिप नहीं करेंगे, ये सब दिखते हुए हमारी अच्छा मौका हमको खुदा से दुआ करनी चाहिए कि ये जो है जो रोल है इसको हम खुश असलूबी से अंजाम नहीं है। पोजीशन बहुत ज्यादा वो है डिफरेंट है, और उसमें पीस की तरफ ले जाना इनको आसान काम नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमने ये प्रोसेस शुरू किया था, जितनी क्वालिटी हमने शुरू किया था,
आपने देखा होगा कि पूरे प्रोसेस में स्पॉयलर्स हमसे पहले आ गए थे, उसके बावजूद हमने दोनों साइड्स को राब्ता किया, उनको इस बात पे कायल किया कि वो आए। दोनों की पोजीशनें डायमेट्रिकली ऑपोजिट थी। अमेरिका 15 पॉइंट लिए बैठा था, ईरान अपने 10 पॉइंट्स पे बातें कर रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने उनको कायल किया वर्ल्ड पीस की वजह से, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक प्रेशर वर्ल्ड पे इतना बढ़ गया था कि डर लग रहा था कि बहुत सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। खुद पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए थे, आपने खुद देखा 400 से ऊपर पेट्रोल चला गया था, फिर धीरे धीरे उसको हम अब नीचे लाए हैं। जी जो बहुत सारे मुल्क हैं जिनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं था फ्यूल का, वो सफर कर रहे थे। चाइना जैसा मुल्क जो था वो अंडर प्रेशर आ गया था। इंडिया में आपको पता है और फ्यूल रॉयड शुरू हो गए थे, गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन। तो ऑल इन ऑल ये बड़ा वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल हो गया था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी, रीजन में क्लैशेस शुरू हो गए थे, और अगर हम ये किसी तरह से हम ये रोल नहीं अदा कर पाते तो पूरे हमारे खत्ते के लिए बहुत बुरा था। तो हमारे लिए बड़ी खुशाइन खबर है कि हमें अब वो कंसिडर कर रहे हैं एज अ पीस मेकर, और ये मुझे लगता है कि अगर हम इसमें कामयाब रहे तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे लिए भी और खत्ते के लिए भी बहुत अच्छी सूरत हाल होगी। हसन नबी साहब, दूसरी अगर बात की जाए कि ईरानी जहाँ पर बात करने के लिए आ रहे हैं वहीं पर जो है एक कह सकते हैं कि नापाक हरकत जो है वो इसराइल ने कर ली और उसने लबनान पे हमला किया, और फिर प्रॉक्सी वार में उसके हमले में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी जुड़ गया, और हिंदुस्तान ने भी कोशिश की कि किसी भी तरह जो है ईरानी वफ़द जो है डेलीगेशन पाकिस्तान ना आए और जो है ये मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त जो कि ईरान की बेसिक डिमांड है कि वो जो है सोच रहे हैं कि पहले मुज़ाकरात तो होंगे मगर सबसे पहले तो लबनान पे बात होनी चाहिए और वहाँ पर हमले बंद होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम लफ्ज प्रॉक्सी तो यूज करते हैं, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह को और उसके दूसरे पार्टनर, भले वो हुसी तो उनको प्रॉक्सी नहीं समझता, वो उसके पार्टनर्स हैं। तो नहीं, अगर मैंने ईरान में कतई नज़र उनकी प्रॉक्सी नहीं, मैंने हिंदुस्तान की प्रॉक्सी कही कि जो कि अच्छा, इसराइल की वो लड़ रहे थे। जी जी जी, देखिए मोदी साहब में और नेतन्याहू का मुझे लगता है डीएनए सेम है। वो बिल्कुल फॉलो करते हैं कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो एग्जैक्टली वो ये है जो इजराइल करता है। जी तो मोदी साहब तो वैसे ही नेतन्याहू की प्लेबुक यूज करते हैं, और जो इस वक्त पे जो लेबनान पे हमला है वो गैर जरूरी भी है, और गैर जरूरी डिमांड है इसराइल की कि नहीं वो बफर बनाएंगे लटानी रिवर तक। तो भाई आप पूरा मुल्क ही कब्जा कर लें अगर आप इतने ही बड़े हैं। लेकिन इस वक्त पे ईरानी वेरी जस्टिफाइबली पहले अमेरिका को कहेंगे कि आप इसराइल को काबू कीजिए, क्योंकि न सिर्फ लेबनान बल्कि और भी कहीं वो शुरू कर सकते हैं। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि बातचीत जब शुरू हो तो पहले लेबनान का इशू डिस्कस हो, ताकि लेबनान में अमन होगा तो फिर ही होगा, नहीं तो फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी 15 दिन के बाद, तो फिर सारी मेहनत जाया हो जाएगी हम लोगों की। बिल्कुल साथ ही रहेगा। हमारे साथ सीनियर एंकर हैं यासिर हुसैन साहब। आपका बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त इस खित्ते में बहुत बड़ा जो तनाव था, जो जंग थी, उम्मीद है कि उसकी खात्मे की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो बड़ा अहम है। बिल्कुल फ़ैसला होने को है, और ये अगर ये तारीखी फ़ैसला जो कि पुरुमीद है पूरी दुनिया के होने को है, तो उससे इस खित्ते में अमन तो आएगा ही, मगर ईरान पर जो लगी हुई पाबंदियां हैं वो भी बड़ी अहम है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो भी बड़ा अहम है। बिल्कुल मुगैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया आमिर शेख साहब का कि आप दोनों ने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस वक्त ये प्रोग्राम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। वेल इंडीड इट्स अ वेरी क्रूशल मोमेंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इससे ज़्यादा कोई और बड़ी सिग्निफिकेंट कोई इवेंट जो है वो शायद अब तक ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, ये जैसा भी बात हो रही थी कि क्या कुछ होता रहा, देखिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है तो ये जो डायलॉग होते हैं, बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं क्या ये पहली नशिस्त भी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी
तो शायद ऐसा ना हो। यकीनन पहले पार्ट की तरफ आऊंगा, जैसे आपने कहा पाकिस्तान के लिए यकीनन पाकिस्तान ने इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है और दो बहुत क्रिटिकल आप समझ लें कि ऐसे ओपोनेंट जो आज राइवल्स हैं उनको टेबल के ऊपर लेकर आना और डायलॉग को कंडक्ट करवाना, एट द वेरी सेम टाइम उनके जो अलायंस थे और ईरानियन जो अलायंस थे उनको कन्विंस करना एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हमारी विक्ट्री है। और उसके साथ साथ जैसे अभी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो रही है कि डायलॉग होंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। बट पहली नशिस्त के अंदर कोई आउटकम निकाल लेना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमें ये समझना होगा कि इस वक्त अगर सीज फायर को थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर लिया जाए, जो कि प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो सीज फायर का जो पीरियड है इसको और थोड़ा सा दबाम बख्शा जाए, इसमें और थोड़ी सी सवालत आ जाए, ये इस वक्त पहला हिस्सा इसका है। बाकी जहाँ तक टर्म्स की बात है कि कौन किसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करता है, कौन कितना फ्लेक्सिबल रहता है, ये अभी डायलॉग के बाद पता चलेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस जो प्रेस मीटिंग होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि एक्चुअली दोनों हरीफ सोच क्या रहे हैं और कितना एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबल है। जैसे भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे हसन हबीब साहब, उन्होंने बिल्कुल सही के इसको पॉइंट आउट किया कि जो लेबनान फैक्टर है ये टिपिंग पॉइंट है, यहाँ पर आकर एक डेडलॉक सॉर्ट ऑफ बन सकता है और जो कि बनेगा भी। क्योंकि इस वक्त सबसे मुश्किल काम अमेरिका के लिए ये होगा कि वो इजराइलीज को कैसे कन्विंस करते हैं। यहाँ एक बड़ी अजीब बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स दीगर ममालिक को अपनी प्रॉक्सीज बनाता रहा, कभी पाकिस्तान को, कभी कोरिया के अंदर उन्होंने जब ये पोजीशन ली थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाले एपिसोड के अंदर, उस वक्त उन्होंने जो है वो साउथ कोरिया को प्रॉक्सी बनाया और इसी तरह और माजी में बहुत सारी इसकी मिसालें मिलती हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम अराउंड कि जहां पर इजराइलीज ने अमेरिकन को अपनी प्रॉक्सी बनाकर जो है उनको इस्तेमाल कर लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब चीज ये है कि वो इजराइलीज को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। जैसे हसन हबीब साहब अभी कुछ देर पहले एक और चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे कि यहाँ पे जो डॉक्ट्रेन है बेंजामिन नेतन्याहू का और मोदी का वो एक तरह से है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक आप समझ लें कोई हिस्टोरिकल वॉर से ज्यादा बात आगे निकल गई है, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल के ऊपर भी बात आ गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू है उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल या उसका जो सर्वाइवल है वो उससे सो कनेक्टेड है कि वो दुनिया में कब तक जंगें करवाता रहता है, मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचाता है। लाइकवाइज नरेंद्र मोदी का भी यही डॉक्ट्राइन है, उसकी भी सियासत एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के गिर्द घूमती है, वो भी तशद्दुद की सियासत को जो है वो सपोर्ट करता है और उसी की बेसिस पे सर्वाइव करता है। तो जब तक ये दो फिगर्स हैं तब तक बड़ा मुश्किल है कि पूरी दुनिया में जो पीस को हम रिटेन कर सके। ये अब बड़े ममालिक को सोचना होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़ी ताकतें हैं, उनको बैठ के ये डिसाइड करना होगा कि इन दोनों जो लोग हैं नरेंद्र मोदी जैसे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जैसे, इनसे कैसे जान छुड़ानी है। क्योंकि अब आने वाले जो वक्त है, खासतौर पे अगले 10 साल जो है इकोनॉमी के हवाले से पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नया रेवोल्यूशन एआई की शक्ल में आ चुका है। दुनिया को अब उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अभी तक किसी चैनल के ऊपर नहीं हुई। आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो पोटेंशियल थ्रेट है वो एआई है, क्योंकि थाउजेंड जॉब कटिंग होने जा रही हैं। आप इसके लिए याद रखें कि जैसे ही ये मामला सेटल डाउन होगा, अगली जो बहस होगी पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट के बाद है वो ये है कि ये जो एआई की वजह से जो जॉब जाएंगी दुनिया से, जिसमें अकाउंट्स की जॉब जाएंगी, उसमें बहुत सारे टेक्नीशियंस की जॉब जाएंगी, डॉक्टर्स की इवन जॉब जाने वाली है, बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार होंगे। उनको कैसे दोबारा से कैपिटलाइज किया जाए, जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये बहस मैं आपको बता रहा हूँ जो अब होना बाकी है, जो वजह से पीछे चली गई है। तो अभी तो दुनिया को बहुत सारे काम करने हैं, मगर जब तक इन जैसे लोग मौजूद रहेंगे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, सर्किट के अंदर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, तब तक जो है बड़ा मुश्किल है चीजों को ठीक करना। और इन बिटवीन ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें एक और चीज आपको बताऊं, जो यूक्रेनियन और रशियन जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर भी गुज़िश्ता रात की खबर आई है कि वहां पे भी सॉर्ट ऑफ सीज फायर जो है वो हो चुका है। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है और कॉन्फ्रेंस में से क्या कुछ निकलना है और हम इससे कैसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं या उठाना बाकी है,
बहस अब इसके ऊपर होनी चाहिए। पूरी दुनिया के मामला सेटल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो हमारा जो इकोनॉमी के ऊपर लोड है, जो हमारे एक्सटर्नल डेट्स हैं, जो हमारा एनर्जी का पोटेंशियल है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं, उनको हमने कैसे रिस्टोर करना है और दुनिया से कैसे फायदा उठाना है। नाउ वी हैव टू नो दैट। या सर, आपने फ्यूचर के बारे में बात की। मैं मुगेरी साहब जरा एक हसन हबीब साहब से एक डिप्लोमेटिक सवाल करना चाहता हूं। बिल्कुल ज़रूर। तो हमारा इसमें हसन साहब, आपका एक पूरा एक्सपीरियंस है, आप जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है वो आप जानते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, डिप्लोमेटिक क्या होती है। जैसे रवाना हुए जेडी वेंस वहाँ से पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने वहाँ जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी उम्मीद अफजा थी। और यानी ये तो हम आम आदमी सोच रहे हैं, लेकिन बैसियत एम्बेसडर साबिक आप सफ़ीर हैं, आपको सफारतकारी की ज़ुबान भी आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं। तो आपको कैसा लग रहा था कि जो इराक़ के लोग आ रहे थे, इराक़ी नुमाइंदगान आ रहे थे, और जो अभी जो अमरीकी टीम आई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप इसमें डिप्लोमेटिक के लिए क्या देखते हैं कि क्या पॉजिटिविटी है इसके अंदर? ज़रा इसको थोड़ा बयान कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जेडी वैंस साहब का बयान सुन के। अमेरिका का पॉजिटिव ट्रेंड से आना बहुत बड़ी साइन है और हमें उससे बड़ा खुश होना चाहिए। क्रिएट न्यू होप्स फॉर द सेटलमेंट, जिसे हम लोग फाइनली कहते हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, जो हमारा ड्रीम भी है। एक तो ये कि हमारे खत्ते के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे हम लोग सबके लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे पड़ोस में, हमारे रीजन में पीस होगा। तो जेडी वैंस साहब का जो था बयान वो बहुत पॉजिटिव है। जेडी वैंस वैसे भी लीस्ट हॉकिश है प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम में। सबसे ज्यादा हॉकिश तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को दें, लेकिन उनकी टीम में जेडी वैंस साहब हैं जो शुरू से वॉर के भी खिलाफ थे इस ईरान के, और वो बड़े वोकल हैं। और मेरे ख्याल में उन्होंने फ्यूचर में अपना यही स्लोगन लेके इलेक्शन लड़ना होगा। वाइस प्रेसिडेंट है अगला, तो उनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो एक तो ये बड़ी पॉजिटिविटी थी। दूसरी तरफ ईरानियों ने बहुत कॉशियस स्टेप्स लिए थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बहुत पॉजिटिव शो किया था। तो इनडायरेक्टली वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रोसेस को है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये नेगोशिएशन आसान नहीं होंगे। हमने एक मरहला तय किया है बड़ी कामयाबी से, लेकिन इस मरहले में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो फर्क हैं। अब जैसे ईरान वॉर रेप्रेशन मांगेगा, ईरान में जो तबाही हुई वो आज वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का एक बयान है कम से कम 5 साल लेगी। तो अब इसको कौन फाइनेंस करेगा? आप अगर उनके ऊपर से पाबंदी उठा भी दें, अगर उनके पैसे डिफ्रीज भी कर दें, तो इट विल बी मगर हसन हबीब साहब, यहाँ पर जो है बड़ा अहम नुक्ता ये भी है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं कि अगर बातचीत हो जाती है तो जो पाबंदियाँ हैं वो तो अपनी जगह में हैं, मगर हम मदद को भी आएंगे। तो क्या जो नुकसानात का अजाले की बात कर रहा है ईरान कि जी हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भी अजाला होना चाहिए, तो फिर अमेरिका क्या तैयार होगा उस अजाले की अदायगी करने के लिए? क्योंकि एक तरफ देखा जाए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान माली नुकसान जो है इस इसराइल की जंग में अमेरिका को भी हुआ है। देखिए, अमेरिका का नुकसान जिसे आप कहते हैं वो क्वांटिफाई अगर आप करें तो वो बिलियंस में ईरान से कम ही होगा। अगर रोज के लिए 200-300 मिलियन लगा लें तो वो तो एग्रेसर है ना, उनका नुकसान पूरा करने की बात नहीं होती। इंटरनेशनल लॉ में जो विक्टिम है जिसके खिलाफ वॉर की गई है उसको वॉर रेप्रेशन मिलते हैं। आपको याद होगा अच्छी तरह से जब इराक ने कुवैत का और अमेरिका ने फर्स्ट गल्फ वॉर में खाली कराया था तो $62 बिलियन कुवैत को दिया गया था, जिसमें उनकी तबाही ईरान से बहुत कम थी। अगर उसी स्केल पे हम ईरान के लिए आए तो ये तो ट्रिलियंस में जाएगा। वो अमेरिका कहाँ से देगा? अमेरिका तो खुद मकरूज है 38 ट्रिलियन का। तो अब ये बड़ी वॉर रेप्रेशन जो है बड़ा क्वेश्चन है। अमेरिका क्या मदद कर सकता है? ईरानी खुद बहुत स्मार्ट है कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, लेकिन ईरान को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, वो कहाँ से अरेंज होंगे? और सबसे बड़ी बात हसन हबीब साहब के उन्होंने वो तारीखी ब्रिज जो 25 से 15% जो है लोगों को कनेक्ट करती थी, और इस वॉर के दौरान जब उस ब्रिज को गिराया गया, और कल खबरें ये भी आई कि ईरानी कौम ने जो है मिलकर उस ब्रिज को तैयार भी कर लिया और वहाँ से ट्रेन भी क्रॉस करवा दी, जो कि कल मनाजिर हमने भी देखे।
तो कहा जाए कि ईरानी एक जो है बड़ी ताकतवर कौम है जो कि हर चीज़ से जो है मुकाबला कर सकती है, और ये जो तबाही हुई है इससे भी मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल, देखिए मैं तो तेहरान में रहा हूँ 3.5 साल और रिसेंटली भी मैंने कई विजिट्स किए हैं। ईरान में कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है और बहुत जो वो स्टील का और जो मटेरियल से यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन फिनिश करता है। तो एक तो स्पीड उनकी बहुत अच्छी है और दूसरी उनकी इंजीनियरिंग में, तो ईरान के लिए रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल नहीं, लेकिन रिसोर्सेज आपने उन्हें 40 साल से सैंक्शन में रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी नहीं आने नहीं दे रहा है, लिहाजा उनका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कम है, उनकी और भी जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो चुकी है। तो अब हमें जरूरत इस बात की कि ईरान से तो सैंक्शन फौरन उठने चाहिए ताकि नया इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी आए। उनका फ्रोजन एसेट तो फौरन रिलीज होना चाहिए ताकि वो अपने जो एसेंशियल है, देखिए सिर्फ फौजी टारगेट नहीं है, जो 10-12 हज़ार टारगेट हैं उसमें सिविलियन टारगेट देते हैं। WHO कहती है कि 300-350 तो क्लिनिक्स हिट हुए हैं, सारे पुलिस स्टेशन, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए मुझे तो एक दिन बहुत गुस्सा है जब मैंने देखा कि तेहरान का जो बड़ा स्टेडियम था आजादी वो हिट हुआ है, उसमें उसको मारने की क्या जरूरत थी। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने उन पब्लिक को डीमोरलाइज करने के लिए और टेरराइज करने के लिए ये टारगेट किए थे। खासतौर पे जो गर्ल्स स्कूल था मीनाब वाला, जिसमें 170 से ज्यादा लड़कियां बच्चियां हमारी शहीद हुई हैं, तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो सिविलियन टारगेट थे इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ अवाम को ये भी बराबर तारीख में देखे गए कि कल जब ईरानी डेलीगेशन आया तो पूरे जहाज़ में उनके बैग और तस्वीरें, जो 170 बच्चों का आप शहीदों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तस्वीर मौजूद थी। तो कहा जाए कि ये भी जब मनाज़र वेस्ट ने देखे होंगे, पूरी दुनिया ने देखे होंगे, तो यूरोपीय ममालिक तो इस वक्त जो है पाबंदी का सोच रहे हैं। और कल भी ये खबरें आई कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने तो इतना भी कह दिया कि अब नेतन्याहू का जो है इस जंगी जुनून का खात्मा होना चाहिए और उस पर पाबंदी आयद होना चाहिए, और क्योंकि लबनान को हम दोबारा दूसरा गज़ा बनने नहीं देंगे। तो इस तरह के बयानात अगर आते हैं तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से, इन ममालिक की जानिब से तो बड़े खुशाइन हैं, और अब कहीं ना कहीं शिकंजा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल, देखिए मुझे तो सबसे बड़ी हैरत इस बात पर है कि लोग अब अमेरिका में इजराइल को क्वेश्चन कर रहे हैं, जूइश फिलॉसफीज को और आप देखिए लोग इतने अजीबोगरीब लोग हैं कि वहाँ अमेरिका में भी इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो हलफ लेते हुए कहते हैं कि जनाब पर्शिया हमारा दुश्मन है। ये जिस पर्शिया को रेफर कर रहे हैं, दारायूस जो सबसे बड़ा एम्परर था जिसने पर्शियन एम्पायर कायम की थी, उसने पैसे दे के जूस को गुलामी से निकाल के आजाद किया था। तोरा में कम से कम 40 दफा दारायूस का जिक्र है और अच्छे लफ्जों में जिक्र है, और ये बेवकूफ उसको दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए इस वक्त मुकाबला एक सिविलाइजेशन का है, जो ईरानियन सिविलाइजेशन है, जो 6000 साल की जिसकी हिस्ट्री है और 3000 साल से तो वो एम्पायर है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसको 250-300 साल हुए टोटल अमेरिका को। तो इस वक्त जो है ईरानी जो है वो उनकी हर चीज जो है आपको कैलकुलेटेड मिलेगी। जब वो गुफ्तगू में आएंगे तो अमेरिका को पता चल जाएगा नेगोशिएशन क्या हो सकती है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ईरानी इतने स्मार्ट है नेगोशिएशन में कि अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। सेकेंडली, जैसे आपने कहा वो बच्चियों की तस्वीर लेके प्रिंटेड है जो बेचारी शहीद हुई थी मीनाब स्कूल में, ये भी बहुत सिंबॉलिक है। और ये मैसेजेस जब जाएंगे, जब इमेज तब जाएंगे, ब्रिटेन ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, इटली खड़ा हो गया, स्विट्जरलैंड तक ने ओवरफ्लाइट मना कर दी, फ्रांस दूसरी तरफ है, तो बचा के अमेरिका के पास। यूरोप भी जो है अगर ईरान की तरफ हो गया है तो अमेरिका तो टोटल लॉस में। ऑलरेडी मिडल ईस्ट जो है अब वो प्लेटफॉर्म नहीं एक्ट करेगा। मिडल ईस्ट को पता चल गया है कि इतने पैसे दे के इतनी अपनी इज्जत नीचे करा के वो सिक्योर तो है नहीं। अगर वो सिक्योर नहीं तो झक मार रहे हैं कि अमेरिका के साथ बैठ के। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी है वो तो जो सिक्योरिटी है वो तो कंप्रोमाइज होगी अब। और जो पैसा दे रही थी जो हमारी जो गल्फ कंट्रीज, और जैसे भी आपने नुकसान का जिक्र किया, यासिर को हम शामिल करेंगे इसमें। यासिर, जैसे हम ये नुकसानात का जिक्र करें तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं, अमेरिका तो वो गल्फ कंट्री से अमन माहितों की सूरत में पैसे ले चुका है।
ठीक है, और उसका तो मुझे नहीं समझ में आता कि हम कहें कि जी उसका कोई नुकसान हुआ होगा, तो वो तो पैसे उधर से वसूल कर लेता है, तो नुकसान तो असल में ईरान का हुआ है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है, एक तो ये बात है, और दूसरा नबीब साहब ने एक पॉइंट आउट किया कि अमेरिका में एक सोच जो है ना वो बड़ी है क्रिश्चियनिटी और जियोनिस्ट की, जो है ना ये इख्तलाफ हमें कहीं नज़र आ रहा है कि वो बाइफरकेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और अब ये मसीही जो मसीहत हैं और वो जो क्रिश्चियनिटी उसकी जो सऊनियत है, उनके दरमियान हमें कोई दरार नज़र आ रही है, और लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि अगर इज़राइल जो है ना वो अमेरिका को इस्तेमाल करे अपने मफादात के लिए। इस पर आपके कुछ कमेंट्स आने चाहिए। सर, मैं आपको इस बात के ऊपर अपनी एक राय का इजहार कर सकता हूँ। बहरहाल ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं इसमें ठीक ना हो, इससे इख्तिलाफ किया जा सकता है। देखिए, ये जो माली नुकसान होता है ना, जो फाइनेंशियल लॉस या मॉनेटरी लॉस है, इसकी भरपाई हो जाती है। जंगे हो या किसी भी सूरत में है, कौमें इसको भूल जाती हैं और वक्त आगे निकल जाता है। इसी तरह जान का भी अगर नुकसान होता है, वक्त आगे गुजर जाता है, दूसरे लोग आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब कौम, कोई नेशन अपना प्राइड, अपना वक़ार खो देती है, तो उसको दोबारा से रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बात करूंगा, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, आप तारीख का मुताला करके देखें। माजी में बहुत सारी ऐसी अक़वाम रही हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया, मगर जब उनके पास से प्राइड गया तो वो दोबारा से फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए, सब कुछ हो गए, मगर उनकी जो आप समझ लें जो मोरालिटी थी, जो उनका मयार था, जो उनका प्राइड था, वो फिर वापस नहीं आया। बहुत सारी ऐसी कौमों की मिसालें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ हमें कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा इस वक्त अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैं उसका हवाला नहीं देता। मगर ये कि ये सबसे बड़ी जो लॉस हुई है अमेरिका को, वो पैसों में हम उसको बाद में उसका अंदाजा लगाएंगे, उसकी एस्टिमेशन कि उसको कितना लॉस हुआ, किसने कितने फाइटर जेट गिराए, उसका कितनी कॉस्ट बनती है, इसको हम कैलकुलेट करते रहेंगे। मॉरली जो डैमेज हुआ है अमेरिका इस वक्त, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में पास्ट में भी जंगें होती रहीं, वो उससे बाहर आते रहे। वियतनाम के अंदर से भी जब वो 75 के अंदर बाहर आए, उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जिस तरह की कैंपेन उन्होंने चलाई, वो सब एपिसोड दुनिया के सामने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उसके बाद अफगानिस्तान से विड्रॉल जब हुआ, वो भी दुनिया के सामने रहा, क्या कुछ होता रहा वो भी हमें याद है, और उसके बाद दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन ये जो मॉरली इस वक्त डैमेज हुआ है कि जिस तरह इजरायली के कहने पर उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की ईरान के अंदर, और इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, ये अभी तक दुनिया को क्लियर नहीं हो सका। आपने कहा रिजीम चेंज, दुनिया में रिजीम चेंज करने के लिए इस तरह की एफर्ट शायद नहीं की जाती कि आप ताकत के जोर के ऊपर रिजीम चेंज करने की कोशिश करें, और ये भी कि एक लोगों का बहुत बड़ा हल्का जब एक हुकूमत के साथ हो, थोड़े लोग शायद उससे इख्तिलाफ करते हो, आप एक ताकत के जरिए तवाजुन को तब्दील करने की कोशिश की है, जिसका आउटकम आपके सामने है। फिर ये जो डैमेजेस की अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि रीइंबर्समेंट उसको किस तरह देनी चाहिए, किसको क्या, देखिए मैं हसन साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि काफी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरानियन जो है वो बहुत स्मार्ट लोग हैं। अगर इस वक्त ऑन पेपर आप देखें दोनों टीमों का जायजा है, अमेरिका के पास कैसे लोग हैं जो एक डॉग माइंडसेट के लोग हैं। पीट हेगसेट को आप देख लें, जो एक जुनूनी है, जो एक जायनिस्ट क्रिश्चियन है, जिसकी स्पीचेस का अगर आप जायजा लें इस पूरे एपिसोड के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बड़ा सतही सा आदमी है, और उसको उठाकर जब आपने दे दिया जिसके अंदर मजहबी जुनूनियत पाई जाती है, उसने अमेरिका जैसी कंट्री को कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। इसमें यासिर क्लैरिटी ये करनी है कि अब इसी वजह से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़ी भरपूर जो है हमारी टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें वेंटकॉफ है और जैरेड कुशनर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खुद जेडी वेंस हैं, इनका बड़ा अच्छा, यानी सफारतकारी के हवाले से बड़ा अच्छा एंटी वॉर जो है ना वो रहा है, इनका जो है ना रोल रहा है। अच्छा, मैं वो जो इंतहा पसंद थे या शिद्दत पसंद थे, मेरा ख्याल है वो निकल गए यहाँ से। आप क्या कहेंगे मुगैरी साहब इस बिल्कुल, मैं यासिर यही सवाल जो है हसन हबीब साहब के सामने रखते हैं कि हसन हबीब साहब, इन तीन बड़े अहम नाम जो कि अमेरिकन डेलीगेशन में मौजूद हैं, आए हैं, पर उम्मीद हैं आप कि कोई जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम पर उम्मीद हैं कि नताइज की तरफ जाएंगे, तो बारहा उनकी बात पे तो मैं कुर्बानी जाऊं, क्योंकि वो पलवे को कहते हैं ना, कुछ
पल में तोला पल में माशा क्या कहते हैं, हाँ, पल मिसाल में है। तोला, पल में तो वही बिल्कुल। वही वही मिसाल दे सकते हैं हम, मगर उसके बावजूद भी यकीन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बिल्कुल देखिए, जहाँ तक जेडी वैंस है, मैंने भी कहा था, आप भी कह रहे हैं कि उनका बड़ा बैलेंस्ड एटीट्यूड एंटी वॉर है। फिर विटकॉफ भी एक्सेप्टेबल है। जेरेड कुशनर, आपको पता है उनका कोई डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो दामाद है, उनका रोल है। असल बात है, अगर गलती से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वो वॉर आ जाते हैं तो हेक्सेट, तो फिर मसाइल ज्यादा खराब हो जाने थे। अच्छा, ईरानियन साइड से भी अगर आप देखें तो कालिबाफ बहुत काबिल और बहुत बैलेंस्ड आदमी है। उनके साथ इराकी हैं, और तो इत्तेफाक से दोनों साइड बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं, और इनका बड़ा एक्सपीरियंस भी ईरानियों का खास तौर पे। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि आप सुलह की तरफ जाने का दोनों साइड ने फैसला कर लिया है। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि देखिए वॉर उन्होंने शुरू की थी, और उनकी जो स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व की हमें इसलिए भी जरूरत है कि उन्होंने इजराइल को काबू करना, नहीं तो इजराइल तो तैयार बैठा है। इजराइल तो चाहता है कि ईरान को इतना नुकसान पहुंचाए कि अगले 50 साल तक वो सर उठा के इजराइल की तरफ ना देखे, और इजराइल अपने जो मजमूम अज़ाइम है रीजन में हुकूमत के, वो हासिल कर ले। तो मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे टॉक्स के, और दोनों साइड बहुत तहम्मुल से दूसरे की बात सुनेंगे भी और अकोमोडेटिव मूड में होंगे, ताकि ये मसाइल जो हैं हल की तरफ जाए ऑलरेडी। लेकिन देखिए, अमेरिका का नुकसान इनडायरेक्टली एक सेंस में ये हुआ है, जो पूरा तो हमारे रीजन के लोग करेंगे, कि उनके 14 में से 7 अड्डे ठीक ठाक तबाह हुए, उनको रीबिल्ड करने में सालों लगेंगे। तो अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस जो है वो इस इलाके में कम हुआ है। उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हुए हैं, रफली 40% ऑफ हिज नेवल असेट्स जो है वो वापस चले गए हैं। एक वो जो बरतानवी एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी रिपेयर में चला गया। तो आप गौर से देखें तो अमेरिका का नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। एक तो उनकी प्रेस्टीज खराब हुई है, वो लिंकन उठा के लाए थे, चाइना पे से प्रेशर उठा के। अगर आप गौर से देखें तो चाइना इसमें बहुत फायदे में रहा, इस वॉर में रशिया उससे ज्यादा फायदे में रहा कि रशिया ने दूसरी प्राइस पे अपना तेल बेचा, जिसपे ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई थी। तो ऑल इन इस वॉर के अजीबोगरीब रिजल्ट्स हैं, और अब अमेरिका ने भी शायद रियलाइज कर लिया है कि अगर ऑयल इसी तरह ट्रेड होता रहा और रशिया को इसी तरह इन्फ्लुएंस और स्पेस मिलती रही, तो यूक्रेन भी हाथ से चला जाएगा और मिडल ईस्ट हाथ से चला जाएगा। बिल्कुल। शेख साहब, हसन नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। यासिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो है ट्रांसमिशन जो है उसका सिलसिला जारी है, और जो है अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद के जो मनाज़र हैं वो बड़े अहम हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद की जानिब है। न्यूज़ हेडलाइन की तरफ जा रहे हैं, और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला चलता रहेगा। वापस आएंगे, फिर बात करेंगे इस्लामाबाद, ईरान और जो है अमेरिका के इन मुज़ाकरात पे कि आखिर ब्रेक थ्रू जो होना है, जिस पर पूरी दुनिया मुंतज़र है कि क्या ख़बर आती है इस्लामाबाद की जानिब से, तो उस पर गहरी नज़र हमारी भी रहेगी, और वक्तन वक्तन आपको आगाह भी करते रहेंगे।